हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 301 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 302 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 भारतीय संघीय व्यवस्था को हास्यास्पद बना देता है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, परीक्षण ऐसे नहीं लिखना है, ये परीक्षण लिखा है, बड़ी की मात्रा लगेगी। आपने लिखा है, भारतीय संविधान को भारत की विविधता और विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, इसलिए अनुच्छेद 3 जो भारतीय संघ में नए राज्यों का निर्माण व वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित एक का विशेष महत्व है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 3 को आपवादिक होता है, अपवादिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाया गया, जिसके अनुसार राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद के किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत कर पुराने राज्यों से नए राज्य निर्माण, राज्यों की सीमाओं को बढ़ाना, घटाना, राज्यों के नाम व स्थान में परिवर्तन से संबंधित कार्य सामान्य बहुमत के द्वारा किया जाता है। यद्यपि संघीय शासन की भावना के विपरीत बड़ी की मात्रा अनुच्छेद 3 में राज्यों के नाम व भूभाग में परिवर्तन भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यों के स्वायत्त अस्तित्व कुठाराघात प्रतीत होता है, परंतु वास्तविक रूप में भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के अनुरूप है। अनुच्छेद 3 संविधान में एक महत्वपूर्ण उपबंध है, क्योंकि भारत जैसे विविधतापूर्ण और आकांक्षावादी राष्ट्र में नए राज्यों के निर्माण की संभावना सदैव बनी रहती है। भारतीय संविधान में भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सर्वोच्च महत्व दिया गया। संसद को यद्यपि संवैधानिक शक्ति प्राप्त है, परंतु राजनीतिक रूप से यह वास्तविक हो, यह आवश्यक नहीं। अतः अनुच्छेद 3 भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप भारतीय संघीय व्यवस्था लचीलेपन और सुलभ परिवर्तन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। देखिए, आपसे प्रश्न कुछ और पूछा गया है, आपने लिख कुछ और दिया है। आपसे देखिए प्रश्न क्या पूछा है, आपसे प्रश्न पूछा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 भारतीय संघीय व्यवस्था को हास्यास्पद बना देता है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसमें जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो क्या कहना चाहते हैं, संघीय व्यवस्था का क्या मतलब होता है कि दो सरकारें, ठीक है, यानी कि केंद्र में एक तरीके से राज्य में, ठीक है। संघीय व्यवस्था का ये मतलब होता है कि उसमें दो सरकारें हो, दोनों के अलग अलग दायित्व हों। अब यहाँ पे कहना क्या चाहता है कि कई बार स्थितियाँ ऐसी आती हैं कि जो अनुच्छेद 3 है उसके द्वारा केंद्र क्या करता है, संघीय व्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश करता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों को बढ़ाने के अपेक्षा उनको कम करने की कोशिश करता है, जो कहीं ना कहीं संघीय व्यवस्था को हास्यास्पद बना देता है। ये आपको बताना है और आपको इसी के अकॉर्डिंग अपना उत्तर लिखना है कि वास्तव में नए राज्यों का गठन किया क्यों जाता है, नए राज्यों को सीमा में परिवर्तन क्यों किया जाता है, परिवर्तन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। यही तो पूछ रहा है, आलोचनात्मक परीक्षण करना है कि मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट को अपने तथ्य और तर्क के द्वारा प्रमाणित करें, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें केवल अनुच्छेद 3 को बार बार डिस्क्राइब करना है कि अनुच्छेद 3 में ऐसे प्रोविजन होते हैं, राष्ट्रपति महोदय को ये पावर प्राप्त होती हैं, साधारण बहुमत के अंतर्गत ये किया जाता है। आपसे ये नहीं पूछा है, आपको यहाँ पे इसका विश्लेषण करना है। विश्लेषण करके ये बताना है कि आखिरकार वो कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें नए राज्यों का निर्माण किया जाता है, ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं जो पुराने राज्यों में सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है, और इन परिवर्तन से क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है, ये आपको बताना है। इसमें आपका सामरिक पॉइंट जुड़ेगा, इसमें क्षेत्रवाद की भावना आपकी जुड़ेगी, इसमें राष्ट्र की एकता व अखंडता जुड़ेगी, जो कि आपने बताया है राष्ट्र की एकता अखंडता। लेकिन सेकेंड पक्ष को एक आलोचनात्मक दृष्टि से बताइए, विश्लेषण वाली दृष्टि से बताइए। आपको लग रहा होगा सर कैसे बताएंगे इसको, तो सिंपल सा आप बात बताइए कि संघीय व्यवस्था, पहले बताइए संघीय व्यवस्था का सामान्य मतलब क्या होता है, कि संघीय व्यवस्था में दो सरकारों की बात की जाती है, ठीक है, आप उसको बताइए। जैसे आप पढ़ते होंगे ना कि एकात्मक व्यवस्था और संघीय व्यवस्था या द्वैच्छिक व्यवस्था। एकात्मक में क्या होता है, एक ही सरकार होती है, संघीय में क्या होती है, दो सरकारें होती है, शक्तियों का विभाजन होता है कि राज्य की ये शक्तियाँ, केंद्र की ये शक्तियाँ। तो वही चीज़ इसने पूछा है कि इस बिल्कुल बेसिक टॉपिक पे पूछा है कि वर्तमान में जो भारत
है या भारत का जो संविधान है, उस संविधान में जो निहित अनुच्छेद 3 है, उसमें निहित जो प्रोविजन है वो कहीं ना कहीं संघीय व्यवस्था को हास्यास्पद बना देते हैं। अर्थात कई बार केंद्र संघ की भूमिका में ना आकर एकात्मक या अध्यात्मात्मक व्यवस्था के रूप में आ जाती है। जैसे आप कोविड-19 के पेंडेमिक के टाइम पीरियड पर देख सकते हैं, फर्स्ट फेज में ये काम स्टेट का था बट केंद्र ने हस्तक्षेप कर लिया, है ना। तो आपको ऐसे बताना है, आपको बताना है किस तरीके से पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों को बांग्लादेश को दे दिया गया। क्यों? क्योंकि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। पाकिस्तान को लेकर आपको बताना है, आपको लद्दाख रीजन को लेकर बताना है, अरुणाचल प्रदेश के रीजन को लेकर बताएं। काफ़ी देखिए वैसा क्वेश्चन हो जाता है। और फिर मैं वही एक बात कहना चाहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पहले पूछती थी, अब यूपीएससी डायरेक्ट ऐसा अनुच्छेद 3 पे नहीं पूछती कि अनुच्छेद 3 पे बताइए, आपको पूरा एक्सप्लेन करके देगी कि हाल ही में क्षेत्रवाद की मांग ने किस प्रकार से भारतीय संघीय व्यवस्था को हास्यास्पद बना दिया, ऐसे पूछती क्वेश्चन। तो आपको उन क्वेश्चंस पे कमांड करने की आवश्यकता है। बाकी जब हम आपको गवर्नेंस पढ़ाएंगे, कभी टाइम मिलेगा अगर, तो पहले तो एथिक्स पढ़ाना है, उसके बाद अगर गवर्नेंस में टाइम मिला तो हम फिर आपको गवर्नेंस पढ़ाएंगे। और वहाँ पे जब पढ़ाएंगे तो आपको हम बताएंगे कि वास्तव में किस तरीके से आपको इसको कवर करना है और कैसे आपको इस प्रश्न के उत्तर को लिखना है, ठीक है। और मेरी यही कोशिश है कि आप लोग वही उत्तर लिखा करें जिसमें आपको नॉलेज हो। किताब एक पढ़ लेने से वो उत्तर आप लिखने की कोशिश करते हैं तो वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि एक किताब में वो डायमेंशन नहीं दिए होते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन डिबेट वाले होते हैं, डिबेट डिस्कोर्स जिसमें होता है। और डिबेट का मतलब ये होता है कि पक्ष भी होगा, विपक्ष भी होगा और उसके मध्य समकक्ष भी होगा। तो पक्ष क्या दिया है, विपक्ष क्या दिया, आपको ये पता हो और फिर उसका जो सिंथेसिस है वो आपको पता हो, ठीक है, तभी आप उत्तर लिख पाएंगे। उम्मीद है आप हमारी बातों को समझ गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे कि वास्तव में इसमें हमें किन बिंदुओं को कैसे ऐड करना है और किस तरीके से अपने उत्तर को और बेहतर बनाना है, ठीक है। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।